तो देखिए जो BCS 11 कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर, यही है आपका फर्स्ट ब्लॉक। इस फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट चैप्टर आपका क्या कहता है, फर्स्ट चैप्टर में हम आपके पढ़ेंगे आज कि कंप्यूटर के कैसे ओरिजिन हुआ, उसकी कौन कौन सी जनरेशन थी, कैसे वो वर्क करता है, उसके बाद आपकी कैसे मतलब उसके क्लासिफिकेशन, उसकी लिमिटेशंस, ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देन आपके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, ये जो आज आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपके देखिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, प्रैक्टिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जब ऑनलाइन प्रैक्टिकल चलता है तो वाइवा बेस होता है, तो आपके उसमें आपके ज्यादातर जो ये चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सब पढ़िएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी ये चैप्टर कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इजीली करके आ सकते हो। और जहां भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वहां मैं आपको बता दूंगी कि हाँ यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली पेपर में आते हैं। हाँ जी, ये Redmi Note 7 Pro, प्लीज पहले अपने नाम से ज्वाइन करो, कौन है ये? एंड गुरु प्रसाद यादव। हेलो मैम, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है कुछ? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है बेटा, अभी कुछ आया ही नहीं, अभी मैंने कुछ शेयर नहीं किया, जब शेयर करूंगी तो आएगा। ठीक है मैम। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ जी हेलो मयंक। हाँ जी मैम, प्लीज सबका कैमरा ऑन करवा दीजिए। ओके। हाँ जी भाई, सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए सब। अंकित, कोमल, मंजीत, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। फर्स्ट थिंग, जिसने भी कैमरा ऑन नहीं किया है और अपने नाम से नहीं लॉगिन किया है, मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगी, ध्यान रखो, और उसकी अटेंडेंस भी नहीं। तो प्लीज आप अपने नाम से लॉगिन करें। हाँ जी मयंक, बोलिए क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे थे ना। ओके मयंक, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ जी, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके तो देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर, देखिए आज कंप्यूटर ऐसा नाम है जो कि आपके हर फील्ड में काम आता है, और जो एक पावरफुल डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या है हर फील्ड में हर जगह इसका काम कर रहे हैं, और इसने हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही सॉल्व कर दिया है, बहुत ही इजी कर दिया है। दैट्स व्हाई हु इज स्क्रिबलिंग, प्लीज डोंट स्क्रिबलिंग। तो आपके इसमें देखिए, तो जो कंप्यूटर है, तो आज के टाइम में आपको कंप्यूटर दिख रहा है। अमन,
अमन, मुझे पता है आप स्क्रिबलिंग कर रहे हो। जो भी स्क्रीन पे कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है नेम, ठीक है? तो आप ऐसे मत कीजिए। अगर जिसको सीरियसली क्लास नहीं लेनी है प्लीज आप चले, जिसको सीरियसली क्लास लेनी है वही आप यहाँ पे प्लीज, क्योंकि आपकी वजह से और भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ जी, तो कंप्यूटर का, तो जो आज के टाइम में हमें कंप्यूटर दिख रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज इतना छोटा सा कंप्यूटर हमारे पास है, जिसे कि हम क्या है अपने लैपटॉप या जो लैपटॉप मतलब हथेली पर भी आ जाए, इतना छोटा कंप्यूटर भी आज डेवलप हो चुका है। तो क्या ये कंप्यूटर जितनी कैपेबिलिटी है इसमें, कितनी कैलकुलेशंस करने की, और आपके सारी इतने स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स आ गए, ये सब क्या स्टार्टिंग में ऐसा ही था? क्या हमारे कंप्यूटर का ओरिजिन स्टार्टिंग में भी इस तरह का ही था? नो, हजारों साल तक इसमें आपके चेंजेस आए, देन आपके जो आप एट ए टाइम आप कंप्यूटर देख रहे हो वो आपके बनके तैयार हुआ है। तो आपके यहाँ पर जो कंप्यूटर का कैसे ओरिजिन हुआ है, उसमें बहुत सारे, कम से कम नहीं तो हजार देन आपकी ये कंप्यूटर आया। तो हम यहाँ पे सभी डिवाइसेस की तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं आपके बुक में दिए हुए हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है डिवाइस था जो बनाया गया 5000 साल पहले। 5000 साल पहले जो डिवाइस बनाया गया था वो था आपके अबेकस। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अबेकस। तो अबेकस जो कि आपके चाइना ने बनाया था, चाइना में बनाया गया 3000 बीसी में। इसमें क्या था, ये आपके एक कैलकुलेटिंग बोर्ड, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेटिंग बोर्ड है। और इस कैलकुलेटिंग बोर्ड में क्या होता था, इसे हम एक कैलकुलेटिंग फ्रेम भी कह सकते हैं। फ्रेम में आपके देखिए ये दिया हुआ है अबेकस का डायग्राम, कि इसमें आपके एक फ्रेम है, इस फ्रेम में ही आपके क्या है, ये देखिए 8 वायर्स हैं, इन वायर्स में आपके 7 बीट्स होती हैं, और ये पार्टीशन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल। इन्हीं बीट्स में कैलकुलेशन, इन बीट्स को ही ऊपर नीचे करके हम इस अबेकस में क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। तो इस तरह से आपके फर्स्ट जो आपके डिवाइस आई अबेकस। देन उसके बाद एक और डिवाइस आई, आपके नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स, देखिए जो ये आपके अबेकस था वो ओनली एडिशन कर सकता। देन इसके बाद एक और डिवाइस आई नेपियर बॉन्स, जो कि आपके जॉन नेपियर ने बनाई। जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बनाई। तो ये आपकी क्या करते हैं कि इसमें आपके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अभी तक जो अबेकस पढ़ा था, अबेकस आपके क्या केवल एडिशन कर रहा था, लेकिन अंकित प्लीज डोंट स्क्रिबलिंग। हेलो गाइस, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट, प्लीज वेट। कर सकती थी, जो कि आपके 1617 में आई। तो इसी तरह से आपके नेक्स्ट आई स्लाइड रूल। इसके बाद ये आपके जी गंटर नाम के आपके मैथमेटिशियन आए, उन्होंने बनाई। इस जी गंटर जो ने आपकी स्लाइड रूल नाम की डिवाइस बनाई थी, उसमें आपके देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों बेसिक ऑपरेशंस हम वहां परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद आपके देखिए अबेकस में ओनली एडिशन हुआ, नेपियर बॉन्स में ओनली मल्टीप्लिकेशन हुआ। देन इसमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, और स्लाइड रूल में आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों ऑप्शन हो गए।
देन उसके बाद आपके पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर आया। पास्कल कैलकुलेटर में क्या हुआ कि आपके ब्लेज पास्कल नाम के फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसे बनाया। इसमें भी आपके क्या है कि आप सभी सभी ऑपरेशंस कर सकते थे कि आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपके सब्ट्रैक्शन। ये आपके थोड़ा एडवांस था, डिवाइस था ये भी आपकी मैकेनिकल डिवाइस था। इस डिवाइस में व्हील्स, गियर, सिलेंडर वगैरह यूज करके इसको बनाया गया। इसके बाद आपके एक और साइंस आए, आपके ये आए लाइबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। तो इसमें भी आपके केवल क्या है, केवल डिवाइड होता था और मल्टीप्लिकेशन होता था। इस तरह से आपके मैथमेटिशियन आए और उन्होंने अपनी अपनी डिवाइस बनाई जिसमें उन्होंने क्या किया, अपना अपना इफेक्ट्स डाला। एक फिर लास्ट में भी जो आपके सामने देखिए, एक आए चार्ल्स बेबेज। अभी जो आप देख रहे हो चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने आपके फर्स्ट बनाया डिफरेंस इंजन। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन बनाया, तो उसके बाद आपके ये डिफरेंस इंजन, और देन उन्होंने अपनी डिवाइस को अपडेट करके 10 साल बाद बनाया एनालिटिकल इंजन। और आपके यही जो चार्ल्स बेबेज है, यही आपके कहलाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, कि आपके डिफरेंस इंजन में, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाए दोनों, तो दोनों में क्या डिफरेंस था। तो आपके कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या डिफरेंस है डिफरेंस इंजन में और एनालिटिकल इंजन में? तो 1 मिनट, आई एम शेयरिंग अ स्लाइड।
कंप्यूटर जनरेशन में क्या था कि इसमें देखिए, ये कंप्यूटर जनरेशन में आपकी एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या बीच में से शॉर्ट नोट आ जाता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन का आता है। तो इसलिए आपके कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई सेकंड जनरेशन के बारे में बताइए, थर्ड जनरेशन के बारे में बताइए, अगर शॉर्ट नोट आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इस तरह से होता है कि कंप्यूटर जनरेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपके कंप्यूटर जनरेशन का एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि क्या है कंप्यूटर जनरेशन। इसमें आपके देखिए सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन है क्या, कि देखो मैंने बताया कि कंप्यूटर आज से तो नहीं बन रहा, बहुत सालों से, हजारों सालों से बन रहा है। तो वो अब हजारों सालों से बन रहा है तो हम उसको किसी ना किसी मतलब जो डेवलपमेंट हुए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक पीरियड में डिफाइन कर देते हैं। तो कि इस पीरियड में ये डेवलपमेंट हुआ, इस पीरियड में ये डेवलपमेंट, तो आपका वो पीरियड जिसमें जो आपके डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है कंप्यूटर का, वो आपकी कहलाती है कंप्यूटर जनरेशन। तो कंप्यूटर जनरेशन, तो आपके कंप्यूटर जनरेशन को फाइव जनरेशन में डिवाइड किया गया है। 5 कंप्यूटर जनरेशन में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे आपके 5 पे फर्स्ट नाम अकॉर्डिंगली है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आपके यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपके इग्नू की बुक में ईयर दिए हुए हैं उसे ही कंसिडर करिए। कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है मैम कि यहाँ पे तो 40 दिया है, वो 50 दिया है, 49 दिया है, 40। देखिए कभी कभी कोई बुक में अलग दिया होता है, बट हम अपनी ही बुक को रेफर करेंगे कि जो हमारी बुक में दिया हुआ है वही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके 1940 से लेकर 1956 तक था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपके 1956 से लेकर 1963 तक, यानी इसका मतलब क्या है कि 1940 से लेकर 1956, यानी इन 15 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर में वो सब इस फर्स्ट जनरेशन में बताएंगे। देन 56 से 63 के अंदर जो चेंज हुआ वो सेकंड जनरेशन। इस तरह से आपके 5 जनरेशन बताएंगे। 1971 से लेके प्रेजेंट, यानी अभी तक जो हुआ वो फोर्थ। और तो फिफ्थ जनरेशन क्या कहती है, फिफ्थ जनरेशन की अभी जो है और आगे इन फ्यूचर जो डेवलपमेंट होगा वो सब किसमें काउंट होगा, फिफ्थ जनरेशन में। क्लियर कि आपके 5 जनरेशन है। इन पांचों जनरेशन को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। क्लियर। अभी मैं सबकी क्वेरी सॉल्व करूंगी, मैं देख रही हूँ हैंड रेस, लेकिन आप पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर कोई इशू है, आपको कोई क्वेरी है, तो मैं आपकी सॉल्व। अभी सब आप हैंड रेस नीचे करके उसको ध्यान दो कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं। तो फर्स्ट जनरेशन सबसे पहला है। हाँ, ये जनरेशन है जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरेशन किस पे डिपेंड है, जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जनरेशन डिवाइड की गई है, उसका क्या है कॉन्सेप्ट कि आपके किस जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज की गई, किस जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज की गई है। तो मेन पर्पस वही है, मतलब कि वो जो जनरेशन में जो आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज की गई, उसी के बेस। तो फर्स्ट जनरेशन, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है, अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें आपके सबसे पहले ये 1940 से लेकर 1956 तक थी। क्लियर, 1940 से लेकर 1956 तक। और इसमें जो आपके डिवाइस यूज की गई थी वो थी आपके वैक्यूम। देखिए नाम ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस यूज की गई, वैक्यूम। ये आपके मैं बता रही हूँ कि जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैक्यूम ट्यूब। तो आपकी ये वैक्यूम ट्यूब थी, ये आपकी क्या थी, एक ग्लास डिवाइस थी। ये आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स होते थे उनको क्या करती थी, एम्पलीफाई करती थी, कंट्रोल करती थी कि आपके कितने सिग्नल्स आने चाहिए, कितने मतलब आपके वापस जाने चाहिए, इस तरह का जो भी सिग्नल्स कंट्रोल करती थी वो वैक्यूम ट्यूब करती। तो आपके इन्हीं वैक्यूम ट्यूब को हम क्या करते थे, कैलकुलेशन के लिए यूज में लेते थे।
इस वैक्यूम ट्यूब का यूज करके जो कंप्यूटर बने थे वो आपके बहुत ही बड़े थे, बहुत बड़े थे। आपने देखे होंगे, देखो जो आपके फर्स्ट जनरेशन में 3 मेन कंप्यूटर आए। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से 3 मेन कंप्यूटर आए, और उन तीनों मेन कंप्यूटर्स का जो भी 3 मेन कंप्यूटर आए हैं, उन्हों तीनों में से नाम पूछ लिया जाता है। उनको जरूर याद करना। कभी कभी ओनली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे क्वेश्चन में 2 नंबर की, कि उसकी फुल फॉर्म बताइए। मैं बताती हूँ अभी, वेट। तो आपकी जो भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो बनाए थे वैक्यूम ट्यूब का यूज करके, वो बहुत ही बड़े थे और बहुत भारी थे। आपने कभी कभी सुना होगा या देखा भी होगा पिक्चर्स में, वो पहले जो कंप्यूटर बने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो इतने बड़े थे कि वो एक रूम का स्पेस लेते थे। जो हाँ जितना छोटा सा जो हाथ में ले लेते हैं, वो सबसे पहले जो बने थे वो इतने बड़े थे कि आपके पूरा एक स्पेस, मतलब रूम के जितना स्पेस वो कंज्यूम करते थे। इसमें आपके देखो, पहला जो कंप्यूटर बना था वो था एनिएक। एनिएक जो कि आपके जे परस्पर एकर्ड और जॉन वी मिचली ने बनाया था। तो इसके अंदर जब ये बनाया था कंप्यूटर में, ये आपके 30 टू 50 फीट लॉन्ग, आप इमेजिन कर सकते हो 30 टू 50 लॉन्ग था, और आपके इसका वेट 30 टन 30 टन वेट था। और इसमें आपके 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर, और आपके 1,50,000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था। तो इस तरह से आपके क्या है कि इतना बड़ा था ये जो पहले कंप्यूटर बनाया था, और इसमें इतने सारे डिवाइस यूज किए गए थे। तो आपके ये जो पहला कंप्यूटर था वो था एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि आपके जे प्रस्पर और आपके जॉन वी मिचली ने बनाया। अब आपके इसमें क्या है कि जब ये इतने सारे डिवाइस लगे हुए होते थे और ये जब काम करते थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती थी। तो जब हीट प्रोड्यूस होती थी, तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें एयर कंडीशन की भी जरूरत होती। तो इसीलिए जहां वो कंप्यूटर बनाया जाता था, वहां पे एयर कंडीशन को भी स्टैब्लिश किया जाता कि कहीं ज्यादा हीट से आपके जो कंप्यूटर बनाया है वो वर्क करना बंद ना कर दे। तो इसीलिए वहां पे हमारे क्या है कि एसी का भी यूज किया जाता है, जिससे कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, कंट्रोल हो जाए। और आपके इसी इसी जनरेशन में आपके एक हाई लेवल लैंग्वेज लिखी गई, जो कि असेंबली थी, जिसमें असेंबली लैंग्वेज लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब ओरिजिन हुआ फर्स्ट जनरेशन में। अब हमारे 1-2 की जगह हम सिंबल में भी अपनी जो प्रोग्रामिंग है कर सकते हैं। पहले तो ये कंप्यूटर 0-1 समझता है, लेकिन इसमें असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि हम सिंबल में अपनी मतलब बात को रख सकते थे, अपना प्रोग्राम बना सकते थे। तो अभी मैं इसमें बताती हूँ, इसमें आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन कौन से हैं। देखो 1 मिनट वेट। देखिए ये 3 कंप्यूटर है जो कि आपके फर्स्ट जनरेशन में आए थे, और इन तीनों की फुल फॉर्म आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तीनों ही मेन कंप्यूटर हैं, एनिएक, एडवेक एंड यूनिवेक। जो कि एनिएक आपके जे प्रस्पर एकर्ड और जॉन डी मिचली ने बनाया। इसके फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। एंड सेकंड वन इज एडवेक, जो कि वॉन न्यूमैन ने बनाया। इसने बनाया वॉन न्यूमैन ने। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड देन आपके यूनिवेक यूनिवेक अगेन जे प्रस्पर एकर्ड और जॉन वी मिचली ने ही बनाया, और ये था आपके यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये आपके, ये देखो, ये जनरल फर्स्ट एनिएक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और यूनिवेक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ये फर्स्ट जनरल पर्पस, एंड देन ये यूनिवेक फर्स्ट आपके कमर्शियल कंप्यूटर। क्लियर? ओके।
नाउ आगे सेकंड जनरेशन में वन मिनट वेट, वेट ए मिनट। हाँ, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो आपके देखिए इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपके आए 1956 में और वो चले आपके 1963 तक। इसमें अब क्या, इसमें आपके जो यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके यहाँ पे यूज किए गए ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज किए गए? ट्रांजिस्टर यूज किए गए जो कि आपके क्या है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए थे और जो काम वैक्यूम ट्यूब करती थी वो आप कौन कर रहा था? आपके ट्रांजिस्टर कर रहे थे। और ट्रांजिस्टर आपकी क्या है कि जो आपकी वैक्यूम ट्यूब बहुत स्पेसियस थी, बहुत हैवी थी, जबकि आपकी ट्रांजिस्टर बहुत कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब बहुत लाइट वेटेड थे और आपके क्या है स्पेस भी कम ले रहे थे। दैट्स वाई जो आपके कंप्यूटर का साइज था वो क्या हो गया था? छोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके साइज क्या था? कंपेयर टू फर्स्ट साइज कम था, उसकी कॉस्ट कम थी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम था और जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो भी क्या थी? कम हीट प्रोड्यूस हो रही थी। उसके बाद आपके ये इसकी कॉस्ट भी कम थी और आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आ गए, यानी कि आपके यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी डेवलपमेंट हो गया था सेकंड जनरेशन में और आपकी असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। उसके बाद आपके जो इस सेकंड जनरेशन में जो आपके लैंग्वेज आई वो और भी थी। देखो यहाँ पे आपके हर एक जनरेशन में आपकी लैंग्वेज दी है और कंप्यूटर दिए हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज आई और कौन कौन से कंप्यूटर आए। देखो तो सेकंड जनरेशन में आपके फॉर्ट्रॉन, एल्गोल, कोबोल, ये सारी ये सारी लैंग्वेज आपके सेकंड जनरेशन में आ गई। देन आपके सेकंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए? वो भी आपके PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 1620, ये सारे कंप्यूटर आपके किसमें आए? सेकंड जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन के हमने देखे थे ENIAC, एडवेक और यूनिवेक। क्लियर? तो ये थे आपकी सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट है आपकी थर्ड जनरेशन में अब क्या यूज किया गया? देखो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज किए गए, अब थर्ड में आपके आ गई थी आईसी। क्या आई थी? आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट को आपके थर्ड जनरेशन में लाया गया। ये आपके एक तरह की सिलिकॉन चिप है। क्या है ये? सिलिकॉन चिप। इस चिप पर आपके जो ट्रांजिस्टर हैं वो सब प्लेस किए गए। ये इतनी छोटी थी, बहुत स्मॉलेस्ट थी, बहुत छोटा साइज था इसका। और आपके इस आईसी आप जब मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी सी आईसी पर 1 लाख ट्रांजिस्टर प्लेस किए गए। मतलब एक चिप पर 1 लाख ट्रांजिस्टर प्लेस किए गए, यानी 1 लाख ट्रांजिस्टर का वर्क एक चिप करती। तो आप सोचिए कि उस कंप्यूटर का साइज देन कितना स्मॉल हो गया।
क्योंकि जो आपके ट्रांजिस्टर वर्क कर रहे थे वो 1 लाख कम से कम 1 मिलियन ट्रांजिस्टर आपके एक चिप पर प्लेस किए गए, रिप्लेस किए गए। तो ये ट्रांजिस्टर्स आपके क्या है कि इस चिप को आपकी जो ये आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे नॉर्मली जर्नली भाषा में हम कहते हैं चिप। क्या कहते हैं? चिप। तो ये ऐसी चिप बनाई गई। तो अब आपके थर्ड जनरेशन में अलग अलग फंक्शन की अलग अलग चिप बन गई, जैसे मेमोरी चिप, सीपीयू चिप और आपकी जो भी प्रोसेसिंग चिप। तो आपके अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चिप बनाई गई। बहुत मतलब उससे भी क्या हुआ कि हमारे जो कंप्यूटर का साइज है क्या हुआ, बहुत स्मॉल हो गया। इसी जनरेशन में चिप में दो डेवलपमेंट हुए। एक हुआ आपके देखो SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। देन उसके बाद हुआ MSI, ये सिंपल पूछा जाता है कई बार, SSIC क्या है, MSIC क्या है। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और MSIC मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो मतलब समझना कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको भी और छोटा किया गया। तो स्मॉल स्केल पर, जब स्मॉल स्केल पर इंटीग्रेटेड सर्किट को स्मॉल किया गया तो वो था स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर देन उसके बाद और ज्यादा स्मॉल किया गया मीडियम स्केल पे, तो आपके वो हो गया आपके मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमने आईसी बनाई, उस आईसी को भी छोटा किया, आईसी को भी छोटा किया। तो अब आपके क्या होगा कि आपकी यहाँ पे जो लैंग्वेज आई थी वो यहाँ पे आ गई थी आपके बेसिक लैंग्वेज आपकी यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो गया था कि आपके यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी आ गए। देखो सेकंड जनरेशन में क्या आया था, आपके सेकंड जनरेशन में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गए थे और यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ गई। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ गई और नए इनपुट आउटपुट डिवाइस भी यहाँ पर डेवलप हो गए। और यहाँ पर आपकी जो अभी आप आगे पढ़ोगे क्लासिफिकेशन, इसमें यहीं पे मैं बता रही हूँ कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर आ गए थे। अभी पढ़ोगे क्लासिफिकेशन तब देन आपको बताएगा। मिनी कंप्यूटर आपके थर्ड जनरेशन पर आ गए थे और यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब जो आपके ऑपरेशंस होते थे लॉजिकल मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन, वो आपके माइक्रो सेकंड में और नैनो सेकंड में परफॉर्म हो, यानी कि अब इनकी स्पीड भी बहुत तेज हो गई थी, साइज कम हो गया था, कॉस्ट कम हो गई थी। वैसे ही बात कहूँ मैं आपको, जब भी आपको अगर दो जनरेशन में कंपेयर करना हो तो देन फर्स्ट वाली से सेकंड वाली में आप 3 चीजें तो लिख ही सकते हो कि उसका साइज कम हो गया था, उसकी स्पीड फास्ट हो गई थी और आपकी उसकी कॉस्ट कम हो गई थी। ये तीनों चीज तो आप कंडीशनली किसी में अगर कंपेयर करना है तो आपको दो जनरेशन तो आप लिख सकते हो। देन आपके एक आपके लिखना है जनरेशन। जब भी आप जनरेशन के बारे में लिखे तो ये चीजें लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कब आई थी, वो कौन सा ईयर, देन उसमें कौन सी डिवाइस यूज की गई कि ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, माइक्रोप्रोसेसर क्या यूज किया गया। देन उसके बाद उसमें क्या नया डेवलप हुआ, भाई आउटपुट डिवाइस ने इनपुट आउटपुट डिवाइस आए, स्टोरेज डिवाइस आई, क्या आया। देन उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई उस जनरेशन में। देन उसके बाद कौन से कंप्यूटर आए। तो ये 5 चीजें आपको हर एक जनरेशन में लिखनी है। और 3 चीजें जो मैंने आपको बताई कॉमन है सब में, कि आपकी इसकी कॉस्ट, इसका साइज और आपकी इसकी स्पीड, वो आपकी क्या है कंपेयर टू फर्स्ट क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर? तो इस तरह से हम जनरेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके आई फोर्थ जनरेशन क्या कहती है। फोर्थ जनरेशन क्या है आपके 1971 में आई, 1971 से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट यानी अभी तक। हाँ जी, तो वो है आपकी, इसमें आपके माइक्रो प्रोसेसर यूज किया। क्या यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या था? माइक्रो प्रोसेसर भी क्या थी, आपकी चिप ही थी जो कि थर्ड जनरेशन में आई थी, लेकिन उसे और छोटा किया गया, उस चिप को और छोटा किया और इंटीग्रेटेड किया गया। देन वो आपके क्या कहलाई, आपके माइक्रो चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर। इस अभी तक तो थर्ड जनरेशन में क्या था, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चिप थी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ,
सारे प्रोसेस सभी एक ही चिप में कंटेन हो, यानी अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंट्रोल फंक्शन सबके लिए जितने भी फंक्शंस हैं उन सब फंक्शन के लिए एक ही चिप बनाई। तो वो थी आपके माइक्रो प्रोसेसर। पहले अलग अलग थर्ड जनरेशन में चिप तो आ गई थी लेकिन इतनी छोटी नहीं आई थी, इसलिए क्या हुआ था हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग चिप बनाई थी। लेकिन अब फोर्थ जनरेशन में उस चिप को और इतना छोटा कर दिया गया कि उसमें ही सारे फंक्शंस आ गए। मतलब साइज में छोटा किया लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि उसमें क्या हुआ कि आपके जो भी कंट्रोलिंग फंक्शन है, लॉजिक फंक्शन है, मैथमेटिकल है, सारे फंक्शंस की जो आपकी फंक्शंस उन सब के लिए एक ही चिप बना दी और इस चिप को हमने बोला माइक्रो प्रोसेसर। तो आपके फोर्थ जनरेशन में जो डिवाइस यूज की जाती है वो है माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? तो आपके अभी थर्ड जनरेशन में आपने पढ़ा था SSIC और MSIC, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। अब इसमें जो आया वो था LSI और VLSI। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? तो आपके इसी माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके जो कंप्यूटर बना वो आपके कहलाया माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा हुआ? माइक्रो कंप्यूटर। तो जो आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर ये आपके बना, इसमें आपके और भी बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई। आपके इसमें क्या क्या हुआ देखो, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग स्पीड बढ़ गई, टाइम शेयरिंग हो गई और विजुअल स्टोरेज यानी कि आपके अभी तक जो था कि हम कोई भी डाटा स्टोर कर रहे थे तो हमें किसी फिजिकल डिवाइस की जरूरत होती थी, जैसे हमें कोई हार्ड डिस्क चाहिए या पेन ड्राइव चाहिए या फिर कोई भी इस तरह से। लेकिन अब जो स्टोरेज है उसमें हमें फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं होती। आप कहोगे मैम कैसे? अरे भाई आजकल देखिए डाटा आपके, एक बात बताओ, जो आपके मेल पे डाटा पड़ा हुआ है वो आपकी कहीं, उसके लिए हमें किसी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है? नो। वो आपके सर्वर साइड पे, मतलब सर्वर साइड पे जो आपके क्या होने लगे, स्टोरेज होने लगा है। आपके फोन में देखो ऑप्शन आता है गूगल फोटो, गूगल पे, मतलब कि वो गूगल पे आपकी स्टोर हो जाती है, वो आपके मोबाइल में स्टोरेज स्पेस नहीं लेती है। और क्लाउडिंग का जो आजकल जो है क्लाउडिंग चल रहा है, वो क्लाउड पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है। तो आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो आपके कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस की जरूरत नहीं होती, तो वो आपकी कहलाती है वर्चुअल स्टोरेज। तो आपके फोर्थ जनरेशन में वर्चुअल स्टोरेज भी आया। तो ये डेवलपमेंट हुए आपके फोर्थ जनरेशन में। और आपके फोर्थ ही जनरेशन थी जिस, और फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ कि माइक्रो कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया? थर्ड में। और आपके में उसके बाद आपकी कौन सा था? मिनी कंप्यूटर आया थर्ड में। फोर्थ में आया आपके माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर आया आपके फोर्थ में। और यही वो जनरेशन थी जिसमें कि नेटवर्क आ गया था। थर्ड जनरेशन तक नेटवर्क नहीं आया था, फोर्थ जनरेशन में नेटवर्क आ गया। तो नेटवर्क आ गया था जिससे कि हम अपनी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सकते थे, ट्रांसफर कर, और दूसरे कंप्यूटर की अपनी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर सकते थे। तो ये थी आपकी फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन का मेन डेवलपमेंट क्या था कि आपके उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया जिससे कि आपके साइज बहुत कम हो गया, स्पीड बढ़ गई और इसमें बहुत सारे मेन एडवांस फंक्शंस आने लगे। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि नेटवर्क यहाँ पर डेवलप कर दिया गया फोर्थ जनरेशन में। इसमें जो आपके कंप्यूटर आते हैं वो है एप्पल सेकंड, अल्ट्रा 8800 और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके फोर्थ जनरेशन में, फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। हाँ जी, लास्ट आपके है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि आपके अभी चल रही है, वो जनरेशन जो अभी चल रही है वो आपके है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है आपके, इसमें जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इट मीन्स कि आपके
इसमें ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें नई नई चीजें ऐसे डालने की कोशिश की जा रही है जिसमें कि आपके मानव का या मनुष्य का कोई इंटरफेरेंस ना हो, कि कंप्यूटर अपने आप सारा काम करे। और उसकी कुछ चीजें तो आपके अभी हो भी गई हैं, जैसे कि आपके वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, कि भई आपके वॉइस को पहचान, कोई भी डिवाइस ऐसे बनाते हैं वॉइस से पहचानते हैं, तो वो आपके क्या है, कंप्यूटर का ही एक एडवांस वो है टेक्निक। इसी तरह से आपके टच स्क्रीन है या फिर आपके आई कांटेक्ट का भी आजकल फेस रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, आपके मोबाइल पे भी है। आप किसी भी डिवाइस को खोलते हैं तो कई बार फेस रिकॉग्नाइज करता है, देन वो ओपन होता है। या फिर आपके वॉइस, आज आप अपने किसी भी लैंग्वेज में या कोई भी चीज सर्च कर सकते हो बोल के। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी किसमें आई है, 5th जनरेशन में। और अभी 5th जनरेशन कंटिन्यू है। वो तो एक मतलब 5th जनरेशन का क्या मोटिव है कि इस तरह का कंप्यूटर बनाए जिसमें कि आपके मनुष्य की या ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस ना हो, पूरा ऑटोमेटिक हो जाए, पूरा काम जस्ट लाइक अ रोबोट। जैसे रोबोट होता है कि रोबोट में सारी प्रोग्रामिंग डाल दी जाती है, सब कुछ, कि बस एक बार उसको प्रोग्रामिंग दे दी, उसको सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी, देन वो अपने आप सारा काम करे। तो इस तरह का इनोवेशन चल रहा है, इस तरह की आपके 5th जनरेशन में कोशिश है कि इस तरह का आपके कंप्यूटर बनाया जाए। और वो लगभग थोड़ा तो बन भी गया है, कहीं कहीं देखते हो आप रोबोट काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर देखना आप ऐसा ही होगा कि आपके क्या है, रोबोट ही काम करेंगे साथ। तो ये था आपकी जनरेशंस, कि आपके 5 जनरेशन है और इन 5 जनरेशन को मैं बताया, इन जनरेशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते हैं क्वेश्चंस कि आपके कि एक क्वेश्चन आ ही जाता है जनरेशंस का, कि कभी तो मैंने बताया आपको कि उस तरह से आ जाता है कि कोई भी 2 जनरेशन पूछ ली जाती है या फिर पूरा एक्सप्लेन करके पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस तरह से आपके जनरेशंस का क्वेश्चन आता है। यहाँ आपके जनरेशंस का खत्म हुआ। अब अगर किसी को 1 मिनट मैं एक-एक को करके ऑन कर रही हूँ, बताना किसी को क्या। हाँ गुरु प्रसाद, आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सेकंड जनरेशन में थोड़ा दिक्कत हो गई। हेलो, सेकंड जनरेशन में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो बताना। बेटा सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, जिससे वैक्यूम ट्यूब काम कर रही थी, वही काम आपके ट्रांजिस्टर ने किए। लेकिन ट्रांजिस्टर का साइज इतना बहुत ज्यादा स्मॉल था, जिससे कि आपके कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और उसकी स्पीड बढ़ गई, और जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो भी कम हो गई थी, और एसी की रिक्वायरमेंट कम हो गई। ये था। एनी डाउट? नो। ओके ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी रोहन, आप बोलो। हेलो हाँ रोहन। मैम, एक बार 5th जनरेशन दोबारा से रिपीट कर दीजिए। 5th जनरेशन, रोहन 5th जनरेशन में मैंने बताया जो कि अभी प्रोजेक्ट में चल रही है, फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम कंप्यूटर बनाएंगे, जिसमें कि आपकी, मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीजें तो ऐसी आ भी गई है, जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन। आप देखते हैं ना, कोई कभी कभी आपके लैपटॉप या मोबाइल पे या आपके आईज से या फिर फेस से खुलता है, देखा है आपने। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये आपकी 5th जनरेशन की है। और वॉइस आप देखते हैं कि मोबाइल में आप स्पीकर ऑन करके किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी बात शेयर, मतलब कि सर्च कर सकते हो। तो ये आपके एडवांस नई 5th जनरेशन की टेक्निक। तो अभी तो और इस पे वर्क चल रहा है कि रोबोट, जस्ट लाइक ए रोबोट बनाएंगे, कि रोबोट वो अपने आप सारी प्रोसेसिंग डाली, सारे प्रोग्रामिंग डाले और अपने आप सारे काम। तो इस तरह का जो ये प्लानिंग है वो 5th जनरेशन की है। 5th जनरेशन क्या कहती है, जो अभी चल रहा है और आगे क्या होगा, आगे जो इसमें चेंजेस होगा वो सब अभी तक 5th जनरेशन में काउंट होगा। आगे इन फ्यूचर क्या होता है, भाई चेंज हो जाए, 6th आ जाए, भाई एक पीरियड को हम 5th में काउंट कर दे, जैसे अभी हमने पीछे देखा इतने से इतने तक 2nd है, 4th है, 3rd है। तो
अगर आपकी कोई एक पीरियड जैसे 1971 से चल रहा है, तो अभी हम इसको क्या कर दें कि उसको एक आइडेंटिफाई करके 6th कर दे, वो अलग है। अभी तो हम इसे क्या कहेंगे, इन अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो आगे चलेगा वो 5th जनरेशन में काउंट होगा। क्लियर? ओके। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैम। सेकंड जनरेशन के बाद मैम थर्ड और फोर्थ जनरेशन में मैम आपकी एक तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, और सेकंड पेज स्क्रॉल नहीं किए थे ऊपर नीचे, आपके सेकंड पे ही रुका हुआ था मैम। थर्ड और फोर्थ बेटा पेज तो देखो, आप वॉइस रीडिंग भी थोड़ा क्लियर नहीं कर आ रही रही थी, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही थी मैम। बेटा, वॉइस तो मेरी तो क्लियर है। आई थिंक आपके नेट में इशू होगा। देखो, और किसी को इशू नहीं है, आपको है, तो आपकी नेट में इशू होगा। तो थर्ड और फोर्थ थोड़ा होता है। तो ये अगर ऐसे में है ना, सारी जनरेशन बार बार रिपीट करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर आगे तो कैसे बढ़ पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि थर्ड में आपके क्या आई थी, आईसी आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसपे कि आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर उस पर प्लेस हो सकते थे। यानी 1,00,000 ट्रांजिस्टर एक चिप पर प्लेस हो सकते थे। तो जिससे कि हमारे क्या है कि साइज बहुत कम हो गया था। और थर्ड में ही मैंने बताया कि 2 आईसी आई, एक आई एसएसआईसी, एक एमएसआईसी। एसएसआईसी यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एमएसआईसी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि उसे और छोटा किया गया, एक स्मॉल स्केल पे किया गया, फिर मीडियम स्केल पे किया गया। और जो फोर्थ आई, फोर्थ में तो आपके क्या किया गया, फोर्थ में आपके लार्ज स्केल पे और वेरी लार्ज स्केल पर उसको और शॉर्ट किया गया और इंटीग्रेटेड किया गया, और उसे हमने क्या कहा, माइक्रो प्रोसेसर। इस तरह से जब हमारे एलिमेंट को हम छोटा करते चले आए तो हमारे कंप्यूटर का साइज भी छोटा होता चला गया। और वही आपके आज जो रिजल्ट हमारे सामने आता है कि हमारा जो कंप्यूटर इतना छोटा बन के आ गया कि जिसे कि हम हाथ में लेकर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी, आगे नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, आपके आता है फिर इसके बाद हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अभी तो हमने पढ़ा कि क्या मतलब कैसे डेवलप हुआ। अब देन इसके बाद है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कि जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, इसमें मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, और इस डायग्राम से आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो, कंप्यूटर एक सिंगल डिवाइस नहीं है, वो है कि आपके बहुत सारी डिवाइस हैं जो कि एक सीक्वेंस में काम करती है, उनको मिला के एक कंप्यूटर बना है। तो आपके यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस का मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं, उनसे मिलकर आपके कंप्यूटर बना है, और वो कैसे काम करता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले है इनपुट डिवाइस, और आपके स्टोरेज यूनिट, आउटपुट डिवाइस, एंड देन आपके एक है ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही पार्ट हैं आपके कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी आता है आपको। ये क्वेश्चन अभी शायद लास्ट ईयर ही आया था कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन कीजिए कि कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन आया था। और आप देखिए, इस डायग्राम से ही आपको सारा समझ में आ जाएगा, आप अपने आप ही लिख पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले है यूनिट, दिख रहा है यहाँ पे कि इनपुट यूनिट। इस इनपुट यूनिट में इनपुट यूनिट क्या है कि यह एक प्रोसेस है जो कि आपको कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एंटर करने के लिए हम इनपुट यूनिट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम डाटा को एंटर करवा देते हैं कि एक प्रोसेसिंग के लिए, कि डाटा एंटर हो गया देन उसमें वो प्रोसेसिंग हो। तो यहाँ पे जो इनपुट यूनिट है वो आपके कंप्यूटर में डाटा आने के लिए यूज में आती है। और इसके बहुत से एग्जाम्पल है, आप कीबोर्ड है, माउस है, और आजकल तो आपके
नेटवर्क के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, इनके थ्रू भी हम क्या है अपना डाटा कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या किया, आपने डाटा अपना जो जिस पे भी आपको प्रोसेसिंग करनी है, जिस पे भी आपको वर्क करना है, वो हमें क्या है कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाना होता है। तो डाटा को या प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को आपके कंप्यूटर में एंटर करवाने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो आपकी होती है इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमने प्रोग्राम और डाटा, जो भी कोई प्रोग्राम और डाटा है उसको हमने इनपुट डिवाइस से एंटर करवाया। क्लियर? अब एंटर, अब सबसे पहले ये आपकी डाटा एंटर हो गया। डाटा एंटर होने के बाद आपके ये जाता है स्टोरेज यूनिट, जिसमें स्टोरेज यानी कि जहाँ पे ये डाटा जाके स्टोर होता है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि मैडम ये स्टोरेज क्यों होता है? उसके बाद देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए एग्जाम्पल कि मैंने डाटा डाला, मुझे कैलकुलेशन करनी है 20x5, क्लियर? 20x5 आपको करना है, तो मैंने यहाँ से कीबोर्ड से 20x5 डाला, इनपुट हो गया, मेरा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, उससे मैंने 20x5 डाला। ये 20x5 स्टोरेज यूनिट में जाके स्टोर हो गया। स्टोरेज यूनिट क्या करती है? स्टोरेज यूनिट जो भी आपके इनपुट डिवाइस से डाटा आया है वो आपके, देखो प्रोसेसिंग से पहले भी इसमें स्टोर होता है, देन जब ये प्रोसेसिंग के लिए जाके वापस प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद भी ये स्टोर होता है। यानी कि स्टोरेज यूनिट में जो डाटा है वो बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग दोनों टाइम स्टोर होता है। आपके इसमें आपकी दोनों टाइम स्टोर होता है। और इस स्टोरेज यूनिट में इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो इंटरमीडिएट, मैं एग्जांपल बताऊंगी इंटरमीडिएट रिजल्ट का, कि इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं वो भी इसके अंदर स्टोर होते हैं। किसमें? आपके स्टोरेज डिवाइस में। ऐसा क्यों होता है कि आपके डाटा बाद में मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए अभी हमने कहा कि हमने एग्जांपल लिया 20x5, हमें ये करना है तो ये यहाँ जाके स्टोर हो गया। अब अगर ये, लेकिन स्टोरेज यूनिट ओनली स्टोर करती है, प्रोसेसिंग नहीं करती। प्रोसेसिंग कौन करता है? मतलब सीपीयू। ये रहा सीपीयू, दो पार्ट से मिलकर बना है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और कंट्रोल यूनिट सी। तो आपके जो यहाँ पे 20x5 स्टोर हुआ है वो अब कहाँ जाएगा? सीपीयू के पास। सीपीयू के पास गया और सीपीयू ने उस सीपीयू के कंट्रोल यूनिट वाले पार्ट में गया। कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट चेक, कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजर का काम करता है। जैसे हम कोई सुपरवाइजर रहता है कि वो आपके जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा आया है, पहले तो उसे क्या है, एक मतलब कि जो भी उसका सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में अरेंज करता है। देन उसे वो देखता है कि इसे मुझे कहाँ भेजना है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे भेजना है या स्टोरेज यूनिट पे भेजना है। यानी कि वो उस पर प्रोसेसिंग होती है तो वो कहाँ भेजेगा? स्टोरेज यूनिट पे। अगर उस पर प्रोसेसिंग होनी है तो देन वो कहाँ भेजेगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे। तो ये कंट्रोल यूनिट एक तरह का सुपरवाइजर का काम करता है। वो सिग्नल्स को, डाटा को कंट्रोल करता है और उसे सीक्वेंस में लगाता है। वेटिंग, अगर एक से ज्यादा यूजर काम कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वो उनके बीच में स्विच भी करता है कंट्रोल यूनिट कि भाई हमें कौन से पहले एक प्रोग्राम को करना है फिर दूसरे को करना है। तो उनके बीच में जो स्विच का कार्य करता है वो भी कंट्रोल यूनिट करता है। अब आपके जो डाटा स्टोरेज यूनिट से सीपीयू में गया, सीपीयू के कौन से पार्ट पे गया? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने देखा कि मेरे पास क्या है, उसने अरेंज करा 0, 2 x5, उसने अरेंज करके ये इंफॉर्मेशन उसने देखा कि अभी इस पर प्रोसेस होना बाकी है, तो उसने कहाँ भेज दी? अरिथमेटिक लॉजिक। अब ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही है जो कि आपके रियल में जो एग्जीक्यूशन होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो यहीं पर होती है। आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर आपके कोई भी लॉजिक है, कंपैरिजन है, सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करता है वो आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। अब जो हमारा 20x5 था वो इस यूनिट ने कर दिया 20x5 = 100। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये दोबारा अगेन कंट्रोल यूनिट के पास गया और कंट्रोल यूनिट ने क्या करा? अब इसको कहाँ भेजेगा? स्टोरेज के पास। देन ये दोबारा कहाँ गया? स्टोरेज के पास। मैंने क्या बताया था
कि स्टोरेज यूनिट में बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दोनों रिजल्ट होते हैं इसमें स्टोर। ये स्टोर हो गया। इसके बाद अब ये स्टोर क्यों हुआ? क्योंकि जो सीपीयू की स्पीड है वो आपके बहुत फास्ट होती है और हमारे इनपुट डिवाइस की स्टोरेज स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती। तो हम इनपुट डिवाइस से अगर डायरेक्ट डाटा सीपीयू में जाएगा तो वो उतनी स्पीड मैच नहीं कर पाएगी कि जितना तेज स्पीड किसकी है, सीपीयू की। तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम बीच में स्टोरेज यूनिट में डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा क्या है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर जिस स्पीड से सीपीयू काम करता है, स्टोरेज यूनिट उसी स्पीड से सीपीयू को डाटा प्रोवाइड करवा देती है। यानी कि हमने यहाँ से हमने डाटा इनपुट डाल रहे हैं तो स्टोर होती जा रही है, फिर एकदम कभी स्टोर हो गई, देन ये आपके सीपीयू को प्रोवाइड करवा देती है और वो वहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। अब अरिथमेटिक हमारा रिजल्ट आ गया, यहाँ पे स्टोर हो गया। देन इसके बाद आपकी आती है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का क्या काम है? आउटपुट यूनिट आपके जो भी प्रोसेसिंग के बाद आपका रिजल्ट आया है वो हमें मॉनिटर पर क्या करती है, शो करती है, रिजल्ट को प्रोवाइड करती है। तो ये था आपके कि किस तरह से हमारे कंप्यूटर वर्क करता है। तो यहाँ समझ में आया पूरा कि किस तरह से आपके यहाँ पे होता है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी मुस्कान, बोलो क्या प्रॉब्लम? हेलो मुस्कान। मैम वीडियो ऑन कर रही हूँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है। किसमें? ठीक है मैम। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, मैं कह रही हूँ आपके अगर मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ ना अपनी, तब की वॉइस में ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है मैंने। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके जी। हाँ जी मुकुल, आप बोलो, बोलो मुकुल। मैम आपकी वॉइस ना बीच बीच में कम आ रही है, कम और ज्यादा हो रही है बार बार। हेलो। हेलो, हाँ जी, अब ठीक है? वॉइस क्या नहीं मैम मेरी? ठीक है, मैं ध्यान रखती हूँ। नहीं मैम अभी तो ठीक है। ओके ओके। हाँ जी रोहन, आप बोलो। मैम कोई डाउट नहीं है, ऑल एंड क्लियर। तो बेटा हैंड रेज को डाउन करो क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा ना। हाँ जी तृप्ति, आप बोलिए क्या प्रॉब्लम? योगेश। हाँ योगेश बोलो। मैम LISP की फुल फॉर्म क्या है? जनरेशन में दे देना। किसकी? LISP NISP? नहीं, LISP। LISP? LIS बेटा LISP कौन सा है? एक मैम फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में? 1 मिनट, कहाँ देख रहे हो बेटा? ये आपके सॉफ्टवेयर के नाम है। हेलो हेलो योगेश, मैम हाँ यस मैम। ये आपके सॉफ्टवेयर के नाम है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके, देखिए कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और जनरेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपके आते हैं कि देखिए अभी तक आपने देखा कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है और क्या क्या जन। अब हमारे कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। बहुत टाइप के कंप्यूटर होते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन है कि आपके कौन कौन से कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये चैप्टर पता है प्रैक्टिकल वाइज भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी वाइज भी। क्यों?
क्योंकि जो आप देख रहे हो कि आजकल जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है उसमें वाइवा बेस होता है, तो वाइवा में इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आपकी नेक्स्ट है आपकी क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये कंट्रोल, ये सारे आप पढ़ चुके हो। ये देखो सिंपल छोटी छोटी टर्म्स दी हुई हैं आपकी बुक में। पोर्ट एंड कनेक्टर, पोर्ट एंड कनेक्टर्स आपको पता है कि ये मदरबोर्ड में पीछे लगे हुए हैं। ये एक्सटर्नल डिवाइस को ऐड करने के लिए होते हैं, कि हम कोई भी डिवाइस एक्सटर्नल ऐड करनी होती है तो हम पोर्ट एंड कनेक्टर्स का यूज करते हैं। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे उस इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए जो कंप्यूटर यूज करता है उसको हम क्या करते, उसके लिए हम पावर सप्लाई यूनिट यूज करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि मान लीजिए हमारे घरों में 50-100 वाट की आ रही है, जबकि हमारे कंप्यूटर को 100 वाट की चाहिए, तो वो उसे उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पावर सप्लाई यूनिट का। और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आपके, मदरबोर्ड क्या है कि आपके मदरबोर्ड में सारी डिवाइसेस, सारी जो भी आपकी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। क्लियर? ये आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो बहुत सिंपल है ये भी, और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक मिनट वेट करो, मैं एक आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पर्पस वाइज आपके जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्या किए गए हैं कि कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। तो समझ में आ गया कि साइज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, क्या साइज है और क्या पर्पज है। तो उसके बेस पे आपके क्या है कि ये कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके मैं सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। क्लियर? अभी मैंने एक ये ऐसे चार्ट बनाया कि आपको समझ में आ जाए जब मैं नाम लूं तो कि ये साइज के अकॉर्डिंग है, ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है और ये पर्पस के अकॉर्डिंग। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि टेक्नोलॉजी बेस पर कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। पर्पस वाइज जनरल पर्पज एंड स्पेशल, शेप एंड साइज में 4 टाइप्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हम कि आपके
साइज वाइज, शेप एंड साइज वाइज जो भी आपके है वो हम यूज। तो फर्स्ट है आपके माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर 1 मिनट वेट। तो फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। आपके माइक्रो कंप्यूटर क्या थे? माइक्रो कंप्यूटर आपकी जो एट प्रेजेंट जो हम कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आज के टाइम के जो कंप्यूटर है वही आपके माइक्रो कंप्यूटर है, जिन्हें हम जनरल पर्पस कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और आपके इसमें ये आपके माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया, इसीलिए इसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और इसका साइज क्या था? बहुत छोटा था, सबसे छोटा साइज था जो भी आपके अभी जो पढ़ रहे हो ना कंप्यूटर का साइज, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का सबसे कम, मिनी का उससे बड़ा, मेन फ्रेम का उससे बड़ा, सुपर का सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑर्डर में है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है। इसमें भी आपके कहते हैं ना माइक्रो कंप्यूटर में भी 3 टाइप के कंप्यूटर हो सकते हैं कि आपके लैपटॉप मतलब कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। डेस्कटॉप जो कि डेस्क पे रखे जाए, और पाम टॉप जो कि आप लैपटॉप जो कि आपके लैप में यानी गोद में रख के जैसे कि लैपटॉप होते हैं, और पाम टॉप जो कि हाथ में लेकर छोटे, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट, हाथ में भी जो काम में आते हैं। आपका जो मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो वो आपके पाम टॉप है कि नहीं है? हाथ में लेके उस पर वर्क कर सकते हो, नहीं कर सकते? टैबलेट आ रहे हैं भाई, टैबलेट भी आपका कंप्यूटर ही है, तो उसको भी हाथ में लेके वर्क कर सकते हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर के ही टाइप्स हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। तो ये साइज में सबसे छोटे थे, बहुत छोटे थे। और ये आपके, इन्हें हम पीसीज भी कहते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। इसमें रैम और रोम थी। रोम में हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं देन काम आती है। और रैम में हम रैंडम एक्सेस, या आगे पढ़ोगे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। हाँ, जो आपके इसमें जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर में आपके क्या है, ये मतलब कि इनएक्सपेंसिव थे, सस्ते थे, सबकी पहुंच में थे। आज देख रहे हो कंप्यूटर मोस्टली मतलब सबके पास है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहती 100%, मतलब कि फिर भी इतने कॉस्टली नहीं है जो कि पहले, जो अभी आगे पढ़ोगे ना जो कंप्यूटर मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, वो इतने महंगे थे ना कि आम आदमी की पहुंच में नहीं थे, वो बहुत महंगे थे। वो कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या साइंटिस्ट इस तरह से ही आपके वो खरीद पाती थी। लेकिन जो ये माइक्रो कंप्यूटर है वो आपके छोटे भी थे और आपके क्या है, इनएक्सपेंसिव भी थे। और ये जो डिजाइन किए गए थे घरों में और ऑफिसों में काम करने के लिए डिजाइन किए गए थे। क्लियर? देन उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, फास्ट थी, माइक्रो से ज्यादा थी। और इसमें आपके लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी, इनपुट आउटपुट स्पीड ज्यादा थी, किसमें, मिनी कंप्यूटर में। और आपके इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग थी, वर्चुअल स्टोरेज मैंने बताया, वर्चुअल स्टोरेज की फैसिलिटी भी थी मिनी कंप्यूटर में। और आपके इसमें हम एक से ज्यादा प्रोग्राम एक साथ चला सकते हैं, मिनी कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोग्राम हम एक साथ चला सकते हैं। तो आपके जो ये कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, ये आपके कहाँ पे, इंजीनियरिंग में, रिसर्च में, हायर एजुकेशन में, यहाँ ऐसी जगहों पर हम मिनी कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। उसके बाद आपके आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये रहा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या खासियत थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट थी।
और इसमें मल्टी यूजर था। मल्टी यूजर मतलब इसमें बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते थे। बहुत सारे इन द सेंस आई कैन से 100 यूजर और मोर देन 100 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। इसीलिए इसी क्वालिटी की वजह से इस टाइप के कंप्यूटर्स को क्या है, और इसमें इतने यूजर काम कर रहे हैं तो सोचो इसमें स्टोरेज स्पेस भी बहुत ज्यादा था। जो स्टोरेज स्पेस है इसमें बहुत ज्यादा था। इसमें आपके डिफरेंट लोकेशन के जो कंप्यूटर हैं वो भी इसी पे काम कर सकते थे। इसीलिए इसे हमारे पता है कहाँ पे, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी बड़ी कंपनी में, इस तरह की जगहों पर हम इसे काम में लेते हैं। जैसे कि आपके एयरलाइन रिजर्वेशन है, रेलवे रिजर्वेशन है, तो वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में ही यूज होते हैं। उसके बाद आपके ये थोड़े एक्सपेंसिव है, इसीलिए कोई सिंपल कोई पर्सनल नहीं खरीद सकता, कोई कंपनी है या फिर बहुत ही बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो ही इसे अफोर्ड कर सकती है। उसके और ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट करते। हाँ, सुपर कंप्यूटर आते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे थे, बहुत महंगे। और लेकिन इसकी क्या विशेषता थी, इसकी क्या क्वालिटी थी, जैसे मेन फ्रेम की क्वालिटी थी कि मल्टी यूजर थे, बहुत सारे यूजर काम मिले। इसकी क्वालिटी थी कि ये अल्ट्रा फास्ट थे, बहुत ज्यादा फास्ट थे, और ये आपके एक्यूरेट कैलकुलेशन करते थे, बहुत जल्दी फास्ट, मतलब नैनो सेकेंड में कैलकुलेशन हो जाती। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता था, इसीलिए इसे हम साइंटिफिक एरिया में काम में लेते, रिसर्च में काम में लेते। जैसे कि आपके है कि वेदर फोरकास्टिंग है और आपके हाई कैलकुलेशन है, जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मैटर करती है ना, कि कैलकुलेशन एक्यूरेट। जैसे कि हमारे साइंस वाले स्टूडेंट समझते होंगे कि जो भी आपने पढ़ा होगा 10th तक, तो साइंस में जो न्यूक्लियर बम्स होते हैं उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, और उन कैलकुलेशन को बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सके, तो वहां पे जहाँ कैलकुलेशन मैटर करती है वहां पर इन कंप्यूटर का यूज होता है। तो जो आपके साइंटिफिक एरिया होते हैं, जहाँ भी हमारे साइंटिफिक एरिया में कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है कि इतनी दूरी है, इतना डिस्टेंस है, और वो बहुत मतलब उनकी पार्ट बहुत होती है, तो वहां पर हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च के लिए पता नहीं कितनी कितनी कैलकुलेशंस होती हैं, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको हमें लॉन्च करने के लिए जिन कंप्यूटर का यूज करते हैं वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। तो ये थे आपके 4, कौन से, साइज वाइज। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, मिनी उससे बड़ा, मेन फ्रेम उससे बड़ा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, और सबकी अलग अलग क्वालिटी थी। वो अपने जनरल पर्पज बना था, और आपके मेन फ्रेम की स्पीड ज्यादा थी, और ये आपके किसके लिए बना था, रिसर्च के लिए। मेन फ्रेम में क्या था, मल्टी यूजर था। सुपर में आपके एक्यूरेसी ज्यादा थी, स्पीड फास्ट थी। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, उसी के बेस पर वो उसी एरिया में काम में आते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है आपके कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा भी जाता है और आ भी जाता है कई बार। तो देखो मैं दिखा देती हूँ आपकी, ये रहा द परम सुपर कंप्यूटर इज वन ऑफ द सुपर कंप्यूटर। परम सुपर कंप्यूटर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिया ने डेवलप किया था। कहाँ पर, सीडैक, किसके द्वारा, सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया था आपके अक्टूबर 2010। तो आपके जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वो था परम। सीडैक ने अक्टूबर 2010 में इसको डेवलप किया था। इंडिया के और भी हैं, इंडिया ने और भी बनाए। एक आपकी क्रे XMP14 बनाया, परम 10,000 बनाया, इंडिया ने और भी बनाए, लेकिन फर्स्ट जो बनाया था वो बनाया था परम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है प्रैक्टिकल में या थ्योरी में कि आपके इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कब बनाया गया और किसने बनाया। तो आपकी सीडैक ने बनाया, अक्टूबर 2010 में बनाया, और कौन सा बनाया, परम। तो ये था आपके साइज वाइज आपके कंप्यूटर क्लासिफिकेशन।
देन अब आता है आपके टेक्नोलॉजी वाइज। देखो, टेक्नोलॉजी वाइज समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, देन आपको समझ में आ जाएगा। दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड आपके डिजिटल सिग्नल। एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं? मैं एक मिनट डायग्राम दिखा रही हूँ, देखो। एनालॉग सिग्नल, ये देखो, ये जो ग्राफ दिखा रहा है, एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, यानी उनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। देखो यहाँ ग्राफ में देख रहे हो, चाहे कम है कहीं ज्यादा है, पर है कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब जीरो नहीं है वहां पे वैल्यू। तो जैसे कि आपके कोई भी आप वैल्यू है, जब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, कुछ भी है, उसमें स्पीड कुछ ना कुछ स्पीड होती है, ऐसा नहीं है कि स्पीड कुछ नहीं है। और जीरो हो जाएगी तो रुकी जाएगी ना आपकी गाड़ी, अगर जब तक गाड़ी चल रही है तो कोई ना कोई स्पीड होती है। इसी तरह से आपके एयर प्रेशर है या टेम्परेचर है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो है टेम्परेचर, तो वो आपके क्या है कि इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, जो टाइम के साथ वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल। दूसरा है आपके कौन सा? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स क्या है कि आपके इसमें वैल्यू दो ही होती है, दो ही वैल्यू होती है, ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ, या फिर कि या तो जीरो ही होगी या वन होगी, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा कुछ ना कुछ हो, या तो जीरो ही होगी या वन होगी। देखो जीरो जीरो यानी कि दो जीरो को शो कर रहा है, देन एकदम वन, फिर ये जीरो जीरो शो कर रहा है, मतलब ये जीरो है, ऊपर वाली ऊपर फिर दोबारा जीरो आ गया, देन फिर वन आ गया, फिर ये जीरो, तो यानी ये जीरो वन। जो डिजिटल सिग्नल्स है वो जीरो वन पे काम करते हैं, मतलब ये कैलकुलेशन करते हैं, और जबकि कैलकुलेट की जा सकती है, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो मतलब कंटिन्यू होती है, देख रहे हो वेव्स में है, कंटिन्यू होती है, चेंज होती रहती है। तो अब जब आपको सिग्नल समझ में आए, तो अब इसे देखिए कि क्या है, जो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स का यूज करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर, जो डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर। अब कैसे काम करते हैं ये देखें कि आपके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, तो वो आपका उनका यूज करके वो आपको जो भी रिजल्ट होता है देते हैं, बट इनके जो रिजल्ट होते हैं अप्रोक्सीमेट होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते, अप्रोक्सीमेट लगभग होते हैं। अब ये यहाँ ये कंप्यूटर कहाँ काम आते हैं? जहाँ पे कि किसी भी फिजिकल एंटिटी की वैल्यू टाइम के साथ या फिर आपके स्पेस के साथ चेंज हो रही है, तो वहां पर आपके एनालॉग कंप्यूटर काम आते हैं। जैसे कि आपके स्पीडोमीटर होता है, वो आपके क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि वो आपके स्पीड को मेजरमेंट कर रहा है कि कितनी स्पीड है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर है आपके जो वेदर फोरकास्टिंग होती है। वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती है? एयर प्रेशर को देख के, एयर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उस बेस पे आपकी क्या होती है? आपके वेदर फोरकास्टिंग। तो वहां पे आपके कौन सा कंप्यूटर काम आता है? एनालॉग कंप्यूटर, जहाँ पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, एयर मेजरमेंट करना है। और डिजिटल कंप्यूटर जहाँ हमें कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पे क्योंकि वो जीरो वन पे काम कर रहा है। अगर हाँ जी, अभी मैं ये टॉपिक क्लियर करके जो भी पार्टिसिपेंट आपके कुछ क्वेरी है तो देन मैं सॉल्व करूंगी, प्लीज वेट करो, पहले ये क्लियर हो जाने दो। तो डिजिटल में आपके देखो जीरो वन पे काम कर रहा है, तो वहां पे जहाँ पे हमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है वहां हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आप जैसे कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है सिंपल कंप्यूटर है, उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटर है, आपके मोबाइल है, इस पे हम सब कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आपके डिजिटल कंप्यूटर। अब इसके बाद एक है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है? मिक्सचर। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सचर, यानी कि आपके जब वो कंप्यूटर है जिसमें कि
आपकी डिजिटल और एनालॉग दोनों की क्वालिटी हो, दोनों की क्वालिटी हो, दोनों की गुण हो, दोनों की फैसिलिटी हो, तो वो आपकी कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन से कहलाते हैं? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल में ले लेते हैं इनपुट, देन उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में और हमें आउटपुट रिजल्ट प्राप्त कराते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इनका यूज कहाँ होता है? ध्यान से सुनो। इनका यूज आपके हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में होता है। कहाँ पे? कहाँ पे होता है हॉस्पिटल में? हाँ जी, आपके हॉस्पिटल में जब ईसीजी होती है, ईसीजी में क्या, हार्ट बीट को पहले वो इनपुट में क्या जाता है? हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? एनालॉग सिग्नल से कंटिन्यू होती है। भाई ऐसा तो नहीं हार्ट बीट होती ही नहीं है, अगर हार्ट बीट नहीं होगी तो गया काम से। तो हार्ट बीट तो है, तो इट मीन्स वो कैसा सिग्नल्स है? एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, तो उसने एनालॉग सिग्नल्स यूज किया, देन वो मेजरमेंट करके हमें स्क्रीन पे शो करता है। स्क्रीन पे शो करता है कि क्या उसका स्टेटस है, 90 है, 100 है, 102 है, या जो भी है। तो ये है आपकी मिक्स हाइब्रिड, कि उसने एनालॉग का भी यूज किया, डिजिटल का भी यूज किया। एनालॉग इसने एज ए इनपुट लिया और उस पर कैलकुलेशन करके आउटपुट आपके डिजिटल में दिया। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपके कहाँ काम आया? ईसीजी में, हॉस्पिटल में। ऐसे और भी बहुत सारी स्पेस मतलब जगह है जहाँ पे काम आता है। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि आपके हाइब्रिड कंप्यूटर वहां काम आता है। क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्पस वाइज। पर्पस वाइज, पर्पस वाइज क्या है? देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है। पर्पस वाइज का मतलब है कि हम किस पर्पस के लिए, देखो ये आपकी बुक में नहीं है, क्वेश्चन में मैं वैसे बता रही हूँ कि पर्पस यानी कि आपकी किस पर्पस के लिए आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो। तो दो टाइप के, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर की जनरली जो हमें सिंपल वर्क करने हैं, जैसे कि हमारे घर में हमारे जो कंप्यूटर होता है उस पर हम काम करते हैं। हमने वर्ड में काम कर लिया, पेंट पे काम कर लिया, एक्सेल पे काम कर लिया, और जो भी सिंपल हमें मेल कर ली नेट मतलब इंटरनेट पे, ये सिंपल जर्नल वर्क जो करते हैं जनरल पर्पस, तो वो हो गया आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर। बट स्पेशल पर्पस, जब किसी स्पेशल टास्क के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो वो होते हैं स्पेशल पर्पस। एग्जाम्पल, हाँ जी, अगर किसी को कोई बात, किसी को आंसर आता हो, कुछ कहना हो, तो वो चैट में कह सकता है। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस का आपके है जैसे कि टैली, फोटोशॉप। अब टैली में आप क्या करते हो? टैली में केवल आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हो, वो केवल स्पेशल अकाउंटिंग के लिए बना है वो सॉफ्टवेयर, तो वो आपकी क्या हुआ? स्पेशल पर्पस। देन उसके बाद आपके फोटोशॉप आपकी क्या है कि केवल फोटो में एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए आप उस पर काम करते हो, तो वो हो गया स्पेशल। तो ये आपकी ऐसे आप ये बताइए, जो हॉस्पिटल में आपके कंप्यूटर होते हैं या फिर आपके बैंकिंग में होते हैं या रेलवे रिजर्वेशन पे होते हैं, उनमें स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला होता है, वो उसी पे काम करते हैं। आपने देखा है ना, हॉस्पिटल का एक परफॉर्मा बना होता है कि वो उसी परफॉर्मे पर, उसी सॉफ्टवेयर पर काम करे। तो स्पेशल पर्पज, एक स्पेसिफिक पर्पज है उनके पास उस पर काम करने का, तो वो होता है आपके स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। क्लियर? तो ये थे आपके क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इस चैप्टर में आपके देखिए कुछ नहीं है, बाकी इंटीग्रेटेड सर्किट और ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ये सब बताया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आता है अब वो आता है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये बहुत इजी है, आप अपने आप पढ़ना कि क्या है मेजर एप्लीकेशन, मतलब उसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशन कि हम इनका कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो आपकी बुक में भी दिया है, वैसे भी आप जर्नल क्वेश्चन नहीं, आपको खुद को पता है कि हम कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का यूज आपके देखो बैंकिंग में है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में,
आपके स्पोर्ट्स में है, स्कूल कॉलेज में, लर्निंग में तो देखो अभी अभी एट प्रेजेंट जो हम लर्निंग कर रहे हैं ना कंप्यूटर से, उसको आप पूरा बता सकते हो। कंप्यूटर से लर्निंग कर रहे हो, एजुकेशन रिसर्च में एंटरटेनमेंट तो आपने जरूर किया है, लॉकडाउन में तो सबने किया है कंप्यूटर का यूज एज ए एंटरटेनमेंट के लिए। आजकल देख रहे हो ना सब की मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, वो सब क्या है, गेम्स खेलते हो, एंटरटेनमेंट में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, सब जगह हर फील्ड में। तो ये चीजें मेरे बताने की नहीं है, बहुत इजीली आप कर लोगे। हेल्थ केयर का मैंने बताया हॉस्पिटल में। फिर देन आती है आपकी लिमिटेशन भी मैं नहीं बताऊंगी, सिंपल सा है। आप इतना तो आप पढ़ के आए हो कंप्यूटर 12th में कि आपके इंटेलिजेंट नहीं होता है, सेल्फ केयर नहीं होती है, इमोशनलेस, इसको कोई दर्द नहीं होता, कुछ पेन नहीं होता, थिकनेस ये खुद नहीं सोच सकता, जो आपने इंस्ट्रक्शन डाली है उसी पे काम करेगा। आपने गलती से 2 into 2 की जगह 2 + 2 कर दिया तो ये 2 + 2 ही करेगा, ये खुद नहीं सोचेगा कि 2 into 2 करना चाहिए। नो, जो आपने इंस्ट्रक्शन डाली है ये उसी पे काम करता है। ये इसके पास सेल्फ थिंकिंग नहीं होती और सेल्फ केयर भी नहीं है। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, ये आपके डाटा को रिट्रीवर कर सकता है लेकिन लाइनर फॉर्म में का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पे एक चैप्टर खत्म होता है आपका फर्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड चैप्टर करवा रही हूँ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका एक क्वेश्चन 100% आता है, जो अभी मैं करवाने जा रही हूँ। हाँ, अभी मतलब लिंक देंगे, अभी आप वेट करो, लिंक भी मिल जाएगा। तो एक जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन हर बार आता है। और बेटा 3 to 5 है, हाँ वो भी है, आगे आगे है, इसीलिए छोड़ दिया है मैंने, आगे बताऊंगी। तो वो ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आप इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन आप लास्ट ईयर के पेपर है उनमें उठा के देखना, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी 1 मिनट मैं शेयर कर रही हूँ आपको। One minute. हाँ जी, ये टॉपिक है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका आपके क्वेश्चन एक जरूर आता है और इसे ध्यान से पढ़ना बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप इसे कर पाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, हमें पता है हमारा कंप्यूटर 2 ही नंबर पे काम करता है, 0 और 1। दैट्स वाई ये आपके क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर। बाइनरी मतलब 2 नंबर पे काम करता है, 0 और 1। तो ये बाइनरी नंबर है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में जब बाइनरी नंबर है वही काम करता है, तो हम जो वर्क करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो डेसिमल नंबर पे करते हैं, ऑक्टल पे, हेक्सा। तो ये कैसे चेंज हो या कैसे काम करेगा बाइनरी नंबर, मतलब डेसिमल नंबर, ये सब कैसे आपस में कोऑर्डिनेट होंगे, कैसे कोरिलेट होंगे, तो वो यहाँ पे बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले देखिए आप कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। 4 टाइप्स के नंबर हैं। फर्स्ट है बाइनरी नंबर, ध्यान से सुनना। फर्स्ट आपके बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट होती हैं। 2 डिजिट है
तो इसका बेस है आपके 2 और इसमें कौन कौन सी डिजिट है 1 और 0, 1 और 0। देन आपके दूसरा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर इसमें 10 डिजिट होती हैं 0 to 9, इसका बेस है आपके 10। क्लियर। उसके बाद आपके ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में बेस 8 है, इसके अंदर 8 डिजिट होती हैं 0 to 7, 0 to 7। तो आपके इस 0 to 7 इसीलिए इसमें इसका कोड है आपके बेस है इसका 8। एक मिनट, इंग्लिश क्लास का कोड बेटा, यह आपको जो भी है 11 बजे भी इंग्लिश, बेटा इंग्लिश की क्लास के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपको अगर और किसी सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपको पूछना है, आप एसपीडी के हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं वहां पे पूछिए प्लीज। अभी इस क्लास पे फोकस कीजिए। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर। देखो हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट होती है। कितनी होती है 16। अब नंबर तो 16 नहीं होते। देन आपके देखिए इसमें डिजिट कौन कौन सी 0 से 9, 0 से 9 कितने डिजिट हो गए 10। क्लियर, 10 तो ये हो गए। अब 16 6 डिजिट और बची, तो उसके लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं कैपिटल लेटर में। देखो A B C D E F, यानी 10 11 12 13 14 15। क्लियर, 0 to 15। तो ये है। उसके बाद ये 16 डिजिट आपके इस तरह से 0 से 10 तक, आपके 0 से 9 तक शो होगी, फिर A to F। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये थे आपके 4 टाइप्स के नंबर, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। अब मेन क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये सिंपल अगर पूछ लिया जाएगा कि पेपर में तो नहीं पूछे, प्रैक्टिकल में पूछ लिया जा सकता है। हेक्साडेसिमल नंबर में लास्ट डिजिट कौन सी होती है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर ही थोड़ा डिफरेंट है। या फिर ऑक्टल नंबर में कितनी डिजिट होती है, इस तरह के प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। मेन क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो आता है इनका कन्वर्जन, मतलब कि आपके कन्वर्ट, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, ध्यान से सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। बेटा बाइनरी मैंने अभी नंबर ही बताए हैं, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्सा नंबर, कि भाई बाइनरी में 2 नंबर होते हैं 0 और 1, डेसिमल में 10 होते हैं 0 से 9, ऑक्टल में 8 होते हैं 0 से 7, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, तो 16 0 से 9 और A to F। हाँ, तो अब आपके ये देखो, अब मैं कन्वर्ट करना बता रही हूँ, यही क्वेश्चन आता है कैसे कन्वर्ट करना है। पहला है बाइनरी से डेसिमल, कि बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपको, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना, ये देखो क्वेश्चन इस तरह से होगा 10101, कौन सा नंबर है ये, बाइनरी है। क्लियर, चैट में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो कि ओनली आप है ना सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, जो अब इस टाइम चल रहा है टॉपिक उससे रिलेटेड ही कमेंट करें। 10101 ये बाइनरी नंबर है, दिया हुआ है आपको कौन सा निकालना है, डेसिमल। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा आपको कि बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको डेसिमल निकालना है। क्लियर, तो इसमें हम देखो, अब इसको समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो भी डिजिट है हमने उसे नीचे उतारा, ठीक है, नीचे दोबारा रीराइट किया। देन उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जो ये, यहाँ से हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह से हमने डिजिट लिखी 0 1 2 3 4। क्लियर, देन उसके बाद अब ध्यान से सुनना,
हमारा कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर का बेस क्या है? 2। 2 इंटू देन जो डिजिट है, कौन सी डिजिट है? 1। 1 पावर क्या है? 4। ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 इंटू, फिर ये वाला 0 की पावर 3 प्लस, फिर 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 0 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 0। समझ में आ गया? इस तरह से लिख दिया। यही मेन लाइन है। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। देखो, ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे हम यहाँ इस साइड से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 नंबरिंग डाल दी। देन बाइनरी नंबर है आपका, तो 2 इंटू ये लिखोगे 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू, फिर ये सेकेंड वाला प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 0 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 0। ये लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा सॉल्व। 0 जो भी 0 की पावर है, देखो सबसे पहले तो जो 0 है उसको तो हम 0 कर देंगे, क्योंकि 0 की पावर कितनी भी हो, किससे भी मल्टीप्लाई हो, वो 0 हो जाएगा। तो हमने इसको तो 0 कर दिया। ये देखो भाई, ये 0 है तो ये 0 हो गया। एक ये 0 है, इसको भी 0 कर दिया। अब 2 1 जा 2 और 2 की पावर 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2, 2 को 0, ये तो 0 हो गया। 2 1 जा 2 और 2 की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 बच गया, 2 की पावर 2 बच गया और 2 की पावर 0 बच गया। 0 0 हट गए। ये हो गया 16, ये हो गया 4। किसी की भी पावर, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर? किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू है 1। तो हम यहाँ 16 प्लस 4 प्लस 1, तो आपके आ गया 21। तो यहाँ आंसर हो जाता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 21 डेसिमल। मतलब इसका जो डेसिमल नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है? 21 के। 21 के इक्विवेलेंट है। हाँ जी, पूजा, प्लीज इट्स रिपीट, प्लीज इट्स क्वेश्चन रिपीट। बेटा मैंने बताया बाइनरी क्वेश्चन दिया जाएगा और आपके क्या है, आपसे जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि बाइनरी दिया हुआ है, डेसिमल पूछ रहा है, इसी तरह से आपके मैंने बताया कैसे। देखो दोबारा से एक बार दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आया। सिंपल जो भी नंबर दिया है उसको हम लिखते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं? काउंटिंग लिखते हैं। काउंटिंग लिखी, उसी को 2 इंटू 1 की पावर 4। एक मिनट, हाँ मुस्कान बोलो। मैम 1 की पावर 4 है ना, 2 पे पावर कैसे आ गई? बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम 1 की पावर 4 तो 1 होगा, फिर 2 1 जा 2। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है कि 2 की पावर 1, इसको है ना जब हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1, यहाँ पे इसकी 1 की पावर, इसकी पावर 1 मान लो, ओनली 1, तो 1 है। तो फिर आपकी क्या है, पावर पावर को आपके करते हैं तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर 4। क्लियर? तो इसी तरह सॉल्व होगा ये, कि आपके ये भी देखो 2 1 जा 2, मतलब ये 2 इसकी 1 है तो हमने क्या 0, तो 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 1 और उसकी पावर 2। तो इस तरह से आपके ये यहाँ पे ऐसे होगा कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, ओ सो ये 0 है तो ये होगा नहीं, इसमें भी 2 की पावर 2, तो ये जो भी है वो इसकी पावर। क्लियर? जो 1 पे पावर है वो किस पे आ जाएगी? 2 पे आ जाएगी। बेटा जब 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी पावर 1। जब हमने यहाँ 0 है वो तो 0 ही है। मैंने बोला किसी भी वैल्यू, मतलब किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है। क्लियर?
अब देखो ये तो था बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल में एक और आता है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा उससे नेक्स्ट वर्जन है कि अगर पॉइंट में हो तो, डेसिमल में हो तो नंबर, ये तो विदाउट डेसिमल था। प्रोसेसिंग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना कि आपके जब डेसिमल में नंबर आ जाए तो क्या करोगे। सिंपल है, देखो डेसिमल से पहले का आप अलग लिखो, डेसिमल से बाद का अलग। हमने यहाँ पूरा नंबर लिख लिया, देखो डेसिमल से पहले वही हमने 0 1 2 3 लिखा, और यहाँ पे डेसिमल के बाद में, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं होगा 1 से, लेकिन ये क्या है माइनस, -1 -2 -3, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले में क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 लिख दिया। अब देखो वही चीज चलेगी, 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक मिनट, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगी, 2 इंटू 1 की पावर 1 आएगा, है ना। 2 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 0 की पावर 0, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखो, मैंने क्या लिखा है, माइनस पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 2 इंटू 0 की पावर -1, 2 इंटू 0 की 1 की पावर -2, मतलब यहाँ माइनस की पावर लगेगी, पॉइंट के बाद जो पावर लगेगी वो माइनस की लगेगी, ठीक है। अभी हम जो पॉइंट से पहले था उसमें पॉजिटिव लिख रहे थे नंबर, देखो 0 1 2 3, और यहाँ पे यहाँ ये 0 तो है ही, -1 -2 -3, तो -1 -2 -3, क्लियर। टू की पावर 4 कैसे आ रहा है बेटा, ये 2 की पावर 4, 2 इंटू 1 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करो आप, देन आपके 2 की पावर 4 आए, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 0 वाले जो है हम उसको 0 कर देते हैं, 2 इंटू 0 की पावर 2 0 हो गया, और 0 वाला कौन सा है, ये रहा 0। अभी कोई ने पूछा था ना मैडम 0 की पावर भी 0 हुई तो उसकी वैल्यू 1 होगी, नो, बताया था ना अभी, तो ये देखो 0 हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से बचते हैं, एक तो ये बचता है 1 वाला, तो 2 की पावर 3, और एक ये बचता है 1 वाला, ये 1 की पावर 1 है, मैंने बताया ना ये मिस्टेक है, 1 की पावर 1, तो एक ये बचता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट से पहले का। अब हम चलते हैं पॉइंट के बाद वाला, ये तो 0 है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब आ जाती है 1 का, तो 2 की पावर -2, और ये 2 की पावर -3। अब जब माइनस की पावर है तो हम इसको क्या करते हैं, अपॉन में करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके 2 आ गया, पॉइंट लगाया हमने, 2 की पावर -2 1/4 प्लस 2 की पावर -3 1/8। जब हम 8 + 2 10, और जब इसको सॉल्व करते हैं आप, इसको सॉल्व करना तो आएगा आपके 3.375। तो इस तरह से हम बाइनरी के जब डेसिमल नंबर दे रखा होता है तो हम उसको, सॉरी बाइनरी नंबर दिया हुआ है डेसिमल वाला, तो हम उसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। बेटा इसको सॉल्व करो आप, 1/4 और 1/8 को सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, आगे पूरा 1/4 प्लस 1/8 इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखना बेटा, अब इसको भी सॉल्व करके दिखाऊं क्या मैं, 1/8 लिखूं फिर इसका एलसीएम लूं, 2 + 1 3/8 3/8 में डिवाइड करूंगी तो यही आंसर आएगा, क्लियर। क्या हुआ रजत, बोलो। बेटा पावर आपको डिसाइड करनी है, गिवन नहीं होती। देखो मैंने बताया ना कि हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, देन हम 0 1 2 3 जो भी लिखा है वही तो पावर लिख रही हूँ मैं, पावर गिवन नहीं है, पावर आपके जो मैं नंबरिंग लिख रही हूँ वही नंबरिंग तो पावर बन रही है, क्लियर। पावर गिवन नहीं होती, पावर हम मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 है, तो देखो मैंने पावर ऐसी लगाई है उसी सीक्वेंस में 3 2 1 0,
और ये -1 -2 -3, देखो -1 -2 -3। हाँ, मैंने बोला था ना कैलकुलेशन के बाद आएगा। हो गया, चलो ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलें। ये तो था बाइनरी टू डेसिमल, क्लियर। 1 मिनट वेट। हाँ जी, अब सबको समझ में आया। चलो आप आगे बाद में बढ़ते हैं, पहले ये बताओ कि बाइनरी टू डेसिमल क्लियर हुआ क्या, क्योंकि फिर और आगे भी स्टेप हैं। रजत को क्लियर नहीं हुआ। रजत क्या प्रॉब्लम है बताओ। हो गया, ओके 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 रजत, मैं आपको करती हूँ अनम्यूट, 1 मिनट वेट करो। हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि बाइनरी का जो बेस है उसके पावर जाता है ना, जो भी जाता है। हाँ अब जी 1 के पावर पे ले जा रहे हो तो वो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करोगे तब ऐड हो जाती ना। तो नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी पावर जाएगा वो बेस के पावर जाएगी, 2 के पावर 4 जाएगा या हाँ 2 के हाँ पावर 3 हाँ जाएगा, हाँ इंटू हाँ 1 होगा, हाँ जी। ना कि 1 के पावर 4 या 1 के पावर 3 ऐसे। तो वहां मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है। 1 मिनट। बेटा आप शायद है ना, मुझे लग रहा है बुक में देख के वो कर रहे हो। बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों आ रही है। बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि 2 की पावर पे आएगा। बेटा ये जो माइनस के है, माइनस में पावर होती है, देन हम क्या करते हैं अपॉन में लेते हैं, इसीलिए 1/4 और 1/8 हुआ। यहाँ देखो ना, यहाँ माइनस की पावर है, इसीलिए ये क्या हो गया माइनस। ये 2 2 जा 4, तो 1/1/2 4, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 1/8। हेलो मैम। यस मैम। मैम इनको अटेंडेंस शीट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे क्लास ओवर करने पे। अच्छा मैम, क्लास ओवर करनी है, ठीक है मैम, मैं 5 करती तक है हूँ। ना। ओके मैम, मैं कर रही हूँ। ओके गाइस, आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अभी आप है ना, बाइनरी टू डेसिमल जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप समझना करना। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर दूंगी। आप करके देखना, आप क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। अगर कहीं भी इश्यू होता है आपको तो आप नेक्स्ट क्लास का आपको स्टार्टिंग में हाँ हाँ सब बताऊंगी मैं, ऑक्टल भी हेक्साडेसिमल भी। अटेंडेंस का लिंक अभी शेयर कर रहे हैं। हाँ जी ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्लास कब है, अभी 1 मिनट वेट वेट वेट। मैम इनको नेक्स्ट क्लास का नहीं बताया कि टाइम टेबल नहीं शो किया था क्या। नहीं मैम, अभी शो करना है एक्चुअली, सर ने बीच में दिया है तो मैं भी वही अच्छा, करती हूँ। ठीक है ठीक है। अभी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं नेक्स्ट क्लास का पूरा टाइम टेबल शेड्यूल, और आपको अटेंडेंस लिंक भी दे रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगाना, ठीक है। और आपको जो ये बाइनरी टू डेसिमल अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप एक बार घर करके देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी जहां भी कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच। बेटा किसने कहा कि फर्स्ट यूनिट इम्पोर्टेंट नहीं है? बेटा फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन में से डिफरेंस आता है, जनरेशन पे क्वेश्चन बनता है, क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन बनता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट यूनिट इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लास्ट ईयर पेपर उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट यूनिट कितनी इम्पोर्टेंट है। बेटा कौन सी डेट शीट की बात कर रहे हो? बेटा आपको ना सीधा इंस्टीट्यूट से ही जाएंगी इंफॉर्मेशन, मैं कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना सकती। हाँ अटेंडेंस के लिए अभी मैं लिंक प्रोवाइड करवा रही है मैम, अभी एग्जाम का कुछ नहीं पता बेटा, मैं ऐसा कोई पीडीएफ ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये टाइम टेबल नोट कर लो अपना, होगी ये जो लिंक है थोड़ी देर ही एबल रहेगा फिर डिसेबल हो जाएगा, इसलिए आप अभी लगाइए।